हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस लेसन को पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हम लोग काफ़ी सारा डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशंस, IUPAC नेम, फिनॉल, ईथर के IUPAC नेम, इन सब के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। और एल्कोहल्स के मेथड और प्रिपरेशंस के बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक पर बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे कि फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, या कहें तो फिनॉल कैसे बनाया जाता है। तो हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में जो मेन मेथड है वो आपके सामने है। सबसे पहला मेथड है हेलो एरीन से फिनॉल का फॉर्मेशन। बच्चों ध्यान से समझना, हेलो एरीन से फिनॉल के फॉर्मेशन में थोड़ी सी बात आप देखो। पहले आप नॉर्मली चीज़ समझ लो। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोबेंजीन में रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से Cl और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये जो हेलो एरीन का जो बॉन्ड है, ये जो हेलो एरीन का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है बल्कि इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। इसलिए इसकी रिएक्शन हम लोग जब एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन ये नहीं होती है। इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने टेम्परेचर लिया है 623 केल्विन, ये अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है, और 300 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर ये आपका प्रेशर है। तो इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब आप लोगे तब जाकर के ये बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटने के बाद आप देखोगे कि Cl की जगह OH आ जाता है, और जब Cl की जगह OH आएगा तो हमको क्या मिल जाएगा? फिनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं कि हमको क्या मिल गया? फिनॉल। मगर होता कुछ डिफरेंट है। ये जो फिनॉल है इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्योंकि एसिड तो हमारे पास है ही। ये फिनॉल है, एसिडिक कैरेक्टर का है, और इसमें NaOH मिलाया हुआ है, ये बेसिक है। तो एसिड बेस की रिएक्शन से मतलब फर्स्ट स्टेप में फिनॉल ही बनता होगा, फिर वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम फिनॉक्साइड, जिसको हम एसिडिफाई करेंगे, अम्लीयकृत करेंगे, तब जाकर के हमें फिनॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। और फिनॉल बनाने की इस प्रोसेस को हम डाउ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और डाउ प्रोसेस जो होती है ये फिनॉल बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है या औद्योगिक विधि है। तो फिनॉल का इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? आंसर है डाउ प्रोसेस से। और डाउ प्रोसेस में हम फिनॉल बनाते कैसे हैं? तो उसका आंसर है कि हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? एक्वस NaOH के साथ कराएंगे। नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए इसको हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कराते हैं। अप्रोक्सीमेट 623 केल्विन हमें टेम्परेचर लेना पड़ता है, और हाई प्रेशर में 300 ATM प्रेशर लेना पड़ता है, तब जाकर के रिएक्शन में फिनॉल बनता है, जो कि एसिड से ही, बेस से ही रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जिसको हम एसिडिफाई करेंगे, अम्लीयकृत करेंगे, तब जाकर के हमें फिनॉल प्राप्त होता है। और फिनॉल बनाने की इस मेथड को हम डाउ प्रोसेस कहते हैं या डाउ प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, ये फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। अब देखते हैं फिनॉल बनाने की हम दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखो, फिनॉल बनाने की जो सेकंड मेथड है उसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल का निर्माण। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल का निर्माण। बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं, ये हमारे पास है बेंजीन। इस बेंजीन से अगर SO3H लगा हो तो इसको पढ़ा जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको क्या पढ़ा जाता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं पहले उसको समझ लीजिए। हमने बेंजीन का सल्फोनेशन करना है, मींस बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कहें तो फ्यूमिंग H2SO4 के साथ करानी है, या कहें तो ओलियम के साथ करानी है। किसी के साथ भी करा सकते हो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओगे
तो भी बेंजीन की रिएक्शन कराने से बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। अगर आप ओलियम के साथ रिएक्शन कराते हो तो भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, और ओलियम की स्थान पर आप फ्यूमिंग H2SO4 भी ले सकते हो। मतलब ऐसा H2SO4 जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड की फ्यूम्स निकलती रहती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। और फ्यूमिंग H2SO4 या फिर ओलियम या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन जब हम बेंजीन के साथ कराते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। अब हम लोगों को करना क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज़ करना है। फ्यूज़ करने का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, उसके क्रिस्टल आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड में डालो और गर्म करो, जिससे वो NaOH जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम लोग NaOH के साथ इसको फ्यूज़ करते हैं तब जाकर के हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, और फिर हमें उसको एसिडिफाई करना होता है, तब लास्ट में जाकर के हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। यही मेथड है। देखो ये हमारे पास है बेंजीन, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, ओलियम से, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। आप देख सकते हो H2SO4 जिसमें SO3 की फ्यूम्स निकल रही हो, आप इसको फ्यूमिंग H2SO4 भी कह सकते हैं, हिंदी में सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो बेंजीन की रिएक्शन या तो ओलियम से या तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब आप कराते हो तो हमको बेंजीन में H हट जाता है, उसकी जगह SO3 आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है ये, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। देखो क्या मिल गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम NaOH के साथ फ्यूज़ करेंगे तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम एसिडिफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फिनॉल की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से हमें फिनॉल प्राप्त होता है, और ये फिनॉल बनाने का सेकेंड मेथड है, जिसमें हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ फ्यूज़ करते हैं तो हम लोगों को फिनॉल मीन सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, जिसको एसिडिफाई करने पर हमें फिनॉल की प्राप्ति होती है। तो ये फिनॉल बनाने का सेकेंड मेथड है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में हम लोगों ने बात करनी है, ये हमारा फिनॉल बनाने का थर्ड मेथड है। इस मेथड में आप देख सकते हैं हम लोगों ने बात करनी है बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल का निर्माण। ठीक है बच्चों, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है ये सब लोगों को पता है। ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर अगर हम ये N2Cl लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये डाईएजोनियम सॉल्ट है बच्चों। ये जो डाईएजोनियम सॉल्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्ट है, और इस सॉल्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने सेंडमायर रिएक्शन देखा होगा जिसमें क्लोरोबेंजीन बनता है, वो हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से ही बनाते हैं। आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा के आयोडोबेंजीन बना लेते हो। ठीक है, आप लोगों ने गटरमैन रिएक्शन भी पढ़ी होगी, उसमें भी हम बेंजीन डाईएजोनियम लवण का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेंजीन डाईएजोनियम लवण किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, इससे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये कहें तो महत्वपूर्ण यौगिक है। ये जो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट है ये बनता कैसे है उसके बारे में आप याद रखिए। हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं, शुरुआत किससे करते हैं, एनिलीन से, और एनिलीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, HNO2 से। ये HNO2 जो है वो इन सिटू हम प्रिपेयर करते हैं, दैट मीन्स हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl से। ध्यान रखिएगा ये जो रिएक्शन है ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे कराई जाती है, मतलब कोल्ड कंडीशन में। कोल्ड कंडीशन में अगर हम एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं तो हम लोगों को बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाता हुआ दिखता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन, और डाईएजोटाइजेशन के बाद जो हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया, अब हम लोग इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, या कहें तो वाटर के साथ बॉयल करते हैं, और बॉयल करने पर हम क्या देखते हैं कि हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है, और ये फिनॉल बनाने की थर्ड मेथड होती है। देखिए आप NaNO2 एनिलीन की रिएक्शन हमने किससे कराई, ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन कराई NaNO2 HCl से, क्या मिला, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिला। इसको हमने H2O के साथ बॉयल किया, या कहें तो भाप आसवन किया, तो एट लास्ट हमको क्या मिल गया,
फिनॉल और बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमें नाइट्रोजन गैस मिली, साथ में HCl मिला। इस तरह से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। ये फिनॉल बनाने का थर्ड मेथड है बच्चों। तो तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। एक है डाउ प्रोसेस, या डाउ प्रोसेस में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH के साथ गर्म करते हैं 623 केल्विन और अप्रोक्सीमेट 300 ATM दाब पर, तब जाकर के हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, जिसको एसिडिफाई करने पर हमें फिनॉल मिलता है। दूसरा मेथड, बेंजीन की रिएक्शन आप ओलियम से कराओ या फिर फ्यूमिंग H2SO4 से कराओ, तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर हम NaOH के साथ फ्यूज़ करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, जिसको हम एसिडिफाई करेंगे तो हमें फिनॉल मिल जाती है। ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड में हम एलिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराते हैं कोल्ड कंडीशन में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तब हम लोगों को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। और इस डाइएजोटाइजेशन से जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमको मिलता है, उसको हम H2O के साथ भाप आसवन करते हैं या स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, या कहें तो H2O के साथ सिंपली उबालते भी हैं, तो हम लोगों को एट लास्ट फिनॉल प्राप्त हो जाता है। और ये फिनॉल बनाने का थर्ड मेथड होता है। इस तरीके से फिनॉल बनती है। अब हम बात करते हैं फिनॉल बनाने का जो सबसे ज़बरदस्त मेथड है, जिससे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिनॉल बनाई जाती है, वो होती है क्यूमीन से फिनॉल बनाने की प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है बच्चों। सबसे पहले तो आपको क्यूमीन पता होनी चाहिए क्या होती है। ये जो क्यूमीन है, इसको आप ऐसे समझो, ये बेंजीन है। इस बेंजीन पर अगर हम आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दें, ये देखो बच्चों, हमने ग्रुप लगाया आइसोप्रोपिल, तो आप बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। और इसी आइसोप्रोपिल बेंजीन के लिए हम लोग कहते हैं क्यूमीन। इसी आइसोप्रोपिल बेंजीन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन बनता कैसे है, ये कहें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बनता है। हम बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन से कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन से कराते हैं। और कैटलिस्ट के तौर पर आप या तो एसिड ले सकते हो, तो आप देखोगे कि यहाँ आइसोप्रोपिल बेंजीन हमको प्राप्त होता है। और आइसोप्रोपिल बेंजीन का हम लोग करते हैं वायु द्वारा ऑक्सीकरण, मीन्स आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम वायु में खुला छोड़ देते हैं, या कहें तो क्यूमीन को वायु में खुला छोड़ देते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो जाती है और क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड हमको मिल जाता है। और क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को हम फाइनली लास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एसीटोन में और फिनॉल में। तो बच्चों देखते हैं एक तरफ से कि क्या चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा है आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। बात समझ में आ गई। क्यूमीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। बेंजीन की क्रिया फास्फोरिक अम्ल दैट इज H3PO4 की उपस्थिति में जब हम प्रोपीन से कराते हैं तो क्यूमीन मिलती है। देख सकते हो ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हमने प्रोपीन से कराई और प्रेजेंस ली H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की प्रेजेंस ली, ये कैटलिस्ट का काम करता है और हमको क्या मिल गया, आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसको हमने क्या बोल दिया, क्यूमीन। तो देखो बच्चों हमें क्यूमीन मिल गया। अब हमने क्यूमीन का क्या किया, उसको आप देख सकते हो। अब हमने क्यूमीन का क्या किया, देखो लिखा है क्यूमीन वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। मतलब क्यूमीन को अगर हम वायु में खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन उससे जुड़ जाएगा और क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड मिल जाता है। देखो ये क्यूमीन है, इसमें ये जो C और H का बॉन्ड है इसके बीच में O2 आ जाता है। देखो ये दो ऑक्सीजन आ गए, O2 इसके अंदर फिट हो गया। तो आप बताओ अगर ये होता, अगर हम पूछते इसका नाम बताओ, तो आप क्या बोलते, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हमने इस H को हटा दिया और इसकी जगह पर ये बड़ा सा ग्रुप लगा दिया। ये बड़ा सा ग्रुप क्या है, ये क्यूमीन ही तो है। तो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड इसका नाम हो गया। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनता है, जिसको एसिड की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोलाइज करा देते हैं तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट का नाम होता है फिनॉल और दूसरे प्रोडक्ट का नाम होता है एसीटोन। इस मेथड से फिनॉल भी बनाते हैं और इस मेथड से एसीटोन भी बनाते हैं। मतलब ये फिनॉल बनाने के लिए भी यूज़ होता है और एसीटोन बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और बड़े लेवल पर हम फिनॉल एसीटोन इस विधि से बनाते हैं। तो हमने देखा इस तरह से कि कैसे क्यूमीन से हम फिनॉल और एसीटोन बनाते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि क्यूमीन के ऑक्सीडेशन एंड देन हाइड्रोलिसिस से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से कौन सा कंपाउंड है जो इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाया जाता है, तो उसका आंसर होता है फिनॉल, उसका आंसर होता है एसीटोन और उसका आंसर होता है बोथ।
तो इसका आंसर बोथ सही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट इसमें ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और दोनों को बनाने के लिए हम क्यूमीन का यूज़ करते हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर फिनॉल किसी विधि से बनाई जाती है तो यही विधि है। लिखा भी है विश्व में फिनॉल का अधिकतर उत्पादन क्यूमीन से किया जाता है। क्यूमीन बनाना भी आसान है। क्यूमीन बनाने के लिए हमें आइसोप्रोपिल बेंजीन बनानी है, मतलब आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन कहते हैं। और आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाना सरल है। बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन से कराओ, H3PO4 की प्रेजेंस में आइसोप्रोपिल बेंजीन मिल जाएगा जिसको हम क्यूमीन कह देंगे। वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराओ, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। और उसके बाद उसका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दो, क्यूमीन दो हिस्सों में टूट जाएगी। एक हिस्सा मिलेगा फिनॉल और दूसरा हिस्सा मिलेगा हमें एसीटोन। तो इस तरह से एसीटोन बनाने का ये जो मेथड है और फिनॉल बनाने का ये जो मेथड है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसी को बोलते हैं फिनॉल बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो फिनॉल की इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सी हैं? दो हैं। एक डाओ प्रोसेस है जिसमें क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं और दूसरा क्यूमीन से बनाते हैं। ये दोनों फिनॉल बनाने के मेथड्स हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा 2-3 मेथड्स और हैं फिनॉल बनाने के, ये तो आपको पहले से ही आते होंगे। देखो, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। बच्चों ध्यान रखना, इसको बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड में हमें लग रहा है ये COOH फालतू लगा हुआ है। अगर हम इस COOH को हटा दें तो बताओ क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा ना। तो COOH को हटाने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन में हम लोग करते क्या है? सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। तो हमने सैलिसिलिक एसिड लिया, उसको सोडा लाइम मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर, NaOH और COO के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। तो सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ जब हम गर्म करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा COOH है ये हट जाता है और फिनॉल मिलता है। मगर चूंकि फिनॉल एसिडिक होता है और NaOH इसमें जो मौजूद है वो बेस है, तो एसिड बेस की रिएक्शन से हमें सॉल्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम एसिडिफाई करते हैं तो हम लोगों को लास्ट में क्या मिल जाता है? फिनॉल। तो अगर आपसे पूछा जाए सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाते हैं तो आंसर है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से जो एक्स्ट्रा COOH है वो हट जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है और जिसे एसिडिफाई करने पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाती है। ये भी फिनॉल बनाने का मेथड है, इसको भी आप सीख सकते हो। इसके बाद एक और मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनॉल बनाने का मेथड। बच्चों ये आपको आना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमें लेना है वो लेना है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बच्चों ध्यान से समझना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें लेना है उसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? बेंजीन, मतलब फिनॉलिक रिंग यूज़ करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इसको हमने वायु द्वारा ऑक्सीकृत कराया तो ऑक्सीकरण से हमको मिला फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाती है? फिनॉल। ये फिनॉल बनाने का फिफ्थ मेथड है। तो बच्चों आप बताओ, पांचों मेथड आपको समझ में आ गए। क्लोरोबेंजीन से डाउ प्रोसेस लगाओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करो, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ बॉयल करो या भापासवन करो या स्टीम डिस्टिलेशन करो, क्यूमीन को आप वायु द्वारा ऑक्सीकृत कराओ, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा जिसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो फिनॉल और एसीटोन मिलेगा। और फिफ्थ मेथड है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या आयोडाइड लेते हैं, उसको पहले वायु द्वारा ऑक्सीकृत कराते हैं तो हम लोगों को फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड या आयोडाइड मिलेगा, जिसको अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोगों को फिनॉल मिल जाती है। और ये फिनॉल बनाने के 5 मेथड हैं, ये पांचों के 5 इंपॉर्टेंट हैं। इनकी रिएक्शंस आपकी पूछी जाती हैं और इसमें 2 नेम रिएक्शन भी हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं एल्कोहल फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, जितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ले रखे हैं। आप एक तरफ से क्वेश्चंस पढ़ते चलो, आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। देखो पहला क्वेश्चन है, एल्कोहल और फिनॉल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। जैसे ये एल्कोहल है, इसमें 3 कार्बन है, ये एल्कोहल है इसमें 4 कार्बन है, ये एल्कोहल है इसमें 5 कार्बन है। देखते चलो,
ये एल्कोहल है, इसमें 6 कार्बन है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है 3 4 5 6, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया, 97 से 117 हो गया, 138 हो गया, 158 हो गया। तो हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कार्बन की संख्या बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया। एल्कोहल जो छोटे होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो हैवियर एल्कोहल होते हैं जिसमें कार्बन ज़्यादा होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। तो आप सीधा सीधा सा आंसर दोगे, छोटा एल्कोहल या जिसमें कार्बन कम होते हैं उसका साइज छोटा होता है, उसके बीच में लगने वाला वॉन्डरवॉल बल कम लगता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, जब साइज़ बड़ा होगा तो लगने वाला वॉन्डरवॉल बल ज़्यादा होगा, और वॉन्डरवॉल बल ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो आप बोलोगे जो बिगर एल्कोहल्स होते हैं, जो हायर कार्बन्स वाले एल्कोहल्स होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से उसमें वॉन्डरवॉल फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो अणुभार के समानुपाती होता है, जितना ज़्यादा अणुभार होगा, जितना बड़ा साइज होगा, आकार बड़ा होगा, अणुभार बड़ा होगा, तो वॉन्डरवॉल बल भी ज़्यादा लगेगा और बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखा हुआ, डिटेल में आपको हमने बोल दिया है, आप उस तरह से अपने आंसर को दे सकते हो। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, ये भी आपको बड़ा सरल है, समझ में आ जाएगा। आपसे कहा गया है एल्कोहलों में शाखन, एल्कोहलों में शाखन या ब्रांच बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम हो जाता है। देखो शाखा, आप देखो क्या इसमें चेन देखो, 2 3 4 कार्बन की चेन है, कोई शाखा नहीं है। यहाँ देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन की चेन है और एक शाखा है। यहाँ देखो एक शाखा ये है और एक शाखा ये है। यहाँ देखो यहाँ 3 शाखाएं, एक शाखा, दूसरी शाखा और ये तीसरी शाखा। तो आप देख रहे हो कि जो एल्कोहल है उसमें जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी, जैसे यहाँ एल्कोहल में मात्र एक शाखा है, यहाँ एल्कोहल में चेन तो एक ही है मगर उस चेन के अंदर भी क्या है, साइड चेन है। यहाँ देखो एल्कोहल में ही 2 चेन्स हैं, शाखाएं हैं, और यहाँ देखो 3 शाखाएं हैं। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा शाखाएं कहाँ दिख रही हैं, यहाँ दिख रही हैं। तो जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो देखो सबसे कम किसका है 82, उससे ज़्यादा किसका है 98, उससे ज़्यादा किसका है 107, उससे ज़्यादा किसका है 117। तो आप खुद से देख रहे हो कि जैसे जैसे ब्रांचें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे एल्कोहल में ब्रांच बढ़ रही हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। क्यों घट रहा है कि अगर ब्रांच बढ़ेंगी तो एल्कोहल का साइज़ कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, गोल होता जाएगा, और गोल साइज़ होने के बाद उसमें वॉन्डरवॉल फोर्स कम लगेगा, और वॉन्डरवॉल फोर्स कम लगने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ शाखाएं नहीं है या कम शाखाएं हैं, यहाँ ज़्यादा शाखाएं हैं और बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। क्यों घट जाएगा कि शाखा बढ़ने से आकार छोटा होता है, आकार छोटा होने से वॉन्डरवॉल फोर्स कम लगता है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एल्कोहलों और फिनॉल के जो क्वथनांक हैं वो समान अणुभार वाले ईथर, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से उच्च होते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये हमारे पास एल्कोहल है जिसका नाम है इथेनॉल, इसी अणुभार के आसपास अणुभार वाला ईथर है, इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी मीथेन, और उतने ही अणुभार का हमने प्रोपेन ले लिया। आप चेक कर सकते हो इथेनॉल का जो अणुभार है या जिसको हम आणविक द्रव्यमान कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट कह रहे हैं, ये 46 है। मिथॉक्सी मीथेन का भी 46 है और प्रोपेन का लगभग कितना है 44, जो कि 46 के आसपास है। तो हम कहेंगे कि ये एल्कोहल है, ये ईथर है और ये प्रोपेन है, तीनों के अणुभार लगभग बराबर हैं, इसलिए ये तीनों का जो लगने वाला जो वॉन्डरवॉल बल है वो तो तीनों में लगभग क्या होगा, बराबर होगा। मगर फिर भी हम क्या देखते हैं कि एल्कोहल का जो क्वथनांक है ये तो ज़्यादा है, 78 डिग्री है। आप देखो ईथर का -25 डिग्री है और एल्केन का -42 डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई ऐसा क्या है जिसकी वजह से एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर से और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा क्यों होता है। तो आपका आंसर है एल्कोहल में जो O है उसके साथ H जुड़ा हुआ है। H जो है
वो जब ऋण विद्युतीय तत्व या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी दिखाता है। तो जो अल्कोहल है उनके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध या जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से अल्कोहल के अणु पास पास रहते हैं, एक बॉन्ड द्वारा वो जुड़े होते हैं जिसे तोड़ने में हमें ज़्यादा ऊर्जा लगती है। इसलिए जो अल्कोहल है उनके बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईथर, एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। इवन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें कौन सा बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली जिसका नाम था बॉइलिंग पॉइंट या जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक। अब हम लोगों को दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है जिसमें हम बात करने वाले हैं जल में विलेयता की। जल में विलेयता, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो बच्चों देखो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर को आप एक एग्जांपल से देखो। आपके पास एथिल अल्कोहल है जिसको आपने देखा होगा, शराब जिसमें एथिल अल्कोहल रहता है, आपने देखा होगा शराब में लोग पानी मिला करके पी लेते हैं। तो इसका मतलब जो शराब है या जिसको हम एथिल अल्कोहल कह रहे हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती है। तो कहने का मतलब है कि क्या सारे अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं? तो हम कहते हैं नहीं, सारे अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। किस बात पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी? अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में किस बात पर डिपेंड करती है? तो उसको समझने के लिए आप ऐसा देखो, हमारे पास अल्कोहल है, दिख रहा है ये ROH, ये हमारे अल्कोहल का फॉर्मूला है ROH। इसमें ये जो OH है ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये जल के साथ जुड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जल स्नेही भाग। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक पार्ट, या जिसको बोलते हैं जल स्नेही भाग, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ये जो R है जो कि कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ये कार्बनिक भाग है, ये जल के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, इवन जल से दूर भागता है, इसलिए इसको बोलते हैं जल विरोधी भाग या जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो हमारा अल्कोहल होता है बेसिकली उसमें दो पार्ट रहते हैं, जल स्नेही भाग हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब होता क्या है कि अगर अल्कोहल छोटा है, मतलब जिसमें कार्बन की संख्या कम है, तो जल विरोधी भाग छोटा होगा, जल स्नेही भाग डोमिनेट कर जाएगा और वाटर में वो सॉल्युबल हो जाएगा। मान लो हमारे पास अल्कोहल है जिसमें 10 कार्बन है, तो OH तो एक ही है, मगर R की वैल्यू बढ़ गई। R की वैल्यू बढ़ गई, पहले 1 कार्बन का अल्कोहल था, अब 10 कार्बन का हो गया, तो R की वैल्यू बढ़ गई, मतलब जल विरोधी भाग बढ़ गया, और जल विरोधी भाग बढ़ने की वजह से वो वाटर में क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो लोअर अल्कोहल होते हैं या जो हल्के अल्कोहल होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उसमें जल विरोधी भाग छोटा होता है और जल स्नेही भाग डोमिनेट कर जाता है। मगर जब हम हैवियर अल्कोहल की बात करते हैं जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं, उसमें वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें जल स्नेही भाग से ज़्यादा डोमिनेट कौन करता है, जल विरोधी भाग डोमिनेट करता है, और इसी वजह से जो हैवियर अल्कोहल्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये रीज़न लिखा हुआ है, डिटेल आपकी लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो और इसको पढ़ लेना, तो आपको चीज़ें और भी बेहतर समझ में आ जाएंगी। अब देखो उसी चीज़ से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप करके देखो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या इसमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि अधिकांश निम्न आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, उसको हम बोलते हैं निम्न मतलब कम, आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल जल में सभी अनुपातों में मिश्रणीय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। कम मिलाओ तो भी घुल जाएंगे, ज़्यादा मिलाओ तो भी घुल जाएंगे। जबकि लेकिन उच्च अणुभार वाले अल्कोहल, जिनका अणुभार ज़्यादा होता है, जिसमें कार्बन ज़्यादा होते हैं, उनकी जल में विलेयता कम होती है। क्यों? रीज़न आपको पता चल गया है। अब आप एक क्वेश्चंस में चेक करो, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, 3 कार्बन का प्रोपिल अल्कोहल और 4 कार्बन का ब्यूटिल अल्कोहल। हम आपसे पूछे कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, बोलोगे मैथिल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, जल विरोधी भाग 1 कार्बन से बना है, यहाँ जल विरोधी भाग 2 कार्बन से मिलकर बना है, यहाँ जल विरोधी भाग 3 कार्बन से मिलकर बना है, या जल विरोधी भाग 4 कार्बन से मिलकर बना है। जितना बड़ा जल विरोधी भाग होगा उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल मैथिल अल्कोहल, सबसे लीस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा, ब्यूटेनॉल। कर लोगे। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है
कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। जैसे हम चेक करें टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, देखो हमने ये लिखा, ये हमारे पास एक एल्कोहल है, इसको बोले टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, आप बताओ इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने OH हैं? एक OH, एक OH, एक OH। तो आप इन तीनों चॉइसेस को देखो या तीनों एल्कोहल्स को पढ़ो तो 4 कार्बन तीनों में है, एक OH तीनों में है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, कौन कम सॉल्युबल होगा? तो बच्चों याद रखना है कि जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतना साइज कैसा हो जाएगा? कम, छोटा हो जाएगा। और जब साइज छोटा हो जाएगा तो जल विरोधी भाग छोटा हो जाएगा, और जल विरोधी भाग छोटा हो जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जिसमें ज़्यादा ब्रांच होती हैं वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, जिसमें ब्रांच कम होती हैं वो वाटर में कम सॉल्युबल होता है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। उससे कम सॉल्युबल होगा सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, और सबसे कम सॉल्युबल कौन सा होगा? नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी को भी आप डिसाइड कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज़ क्या रखनी है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वाटर में एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। दूसरे पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? जैसे जैसे एल्कोहल में ब्रांच बढ़ेंगी वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रांच बढ़ने से उसका साइज छोटा होता है, जल विरोधी भाग छोटा हो जाता है और वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक केस और भी हो सकता है कि मान लो हमारे पास एक एल्कोहल है जिसमें एक OH है, हमारे पास दूसरा एल्कोहल है जिसमें 2 OH हैं, एक तीसरा एल्कोहल है जिसमें 3 OH हैं। तो जितने ज़्यादा OH होंगे उतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और डाइहाइड्रिक एल्कोहल से भी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल एंड देन पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है एल्कोहलों में जैसे जैसे एल्कोहल में जैसे जैसे OH समूहों की संख्या में वृद्धि होती है इसके द्वारा बनाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध की संख्या में भी वृद्धि होती है, जिस कारण इनकी श्यानता या विस्कोसिटी बढ़ जाती है और वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया, इसको आप देख सकते हो। श्यानता मीन्स गाढ़ापन जिसका रहता है। ग्लिसरीन देखा होगा आपने कितना गाढ़ा रहता है, ग्लिसरीन से कम श्यानता रहती है एथिलीन ग्लाइकोल की, और सबसे कम श्यानता फिलहाल इन तीनों चॉइस में किसकी है? एथिल अल्कोहल की है। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है और विस्कोसिटी या कहें तो श्यानता भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे OH की संख्या में वृद्धि होती है। तो बच्चों ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ बातें थी जो हमने आपको बता दिए हैं। अब हमें कुछ एक क्वेश्चंस करने हैं, NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप करें, अप्रोच आपको डेवलप हो ही गया होगा। एक एक मिनट में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित देखो क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित समूहों के यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो देखो पेंटेन वनॉल ये एल्कोहल है, ब्यूटेन वनॉल इसमें 4 कार्बन का एल्कोहल है, ये 5 कार्बन का एल्कोहल है। ब्यूटेन 2ऑल है, इसमें 2 ब्रांच हैं। एथेनॉल इसमें 2 ही कार्बन है। प्रोपेन वनॉल इसमें 3 कार्बन है और मीथिन वनॉल इसमें 1 कार्बन है। तो अपन लोगों को क्या देखनी है? पहले नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। अगर कार्बन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कार्बन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बताओ सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा 6। मिथेनॉल से ज़्यादा किसका होगा? 1 कार्बन के बाद 2 कार्बन का, इथेनॉल का। तो देखो 6 के बाद क्या आ गया? 4। फिर 2 कार्बन के बाद 3 कार्बन का, 3 कार्बन कौन सा है? प्रोपेन वनॉल, ये हो गया 5वां। अब 5वें के बाद 4 कार्बन का, अब 4 कार्बन तो ब्यूटेन वनॉल में भी है और ब्यूटेन 2ऑल में भी है। तो जितनी ज़्यादा शाखाएं होती हैं उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसके बाद नंबर आएगा ब्यूटेन 2ऑल का, इसमें 2 शाखाएं हैं। फिर ब्यूटेन वनॉल जिसमें 1 शाखा है, और फिर सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? पेंटेन वनॉल का। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम है वो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट ही लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है
पेंटेनवनॉल, एन ब्यूटेन, पेंटेनल और एथॉक्सी एथेन। तो आप बच्चों देखो ये ब्यूटेन है, हाइड्रोकार्बन है, ये एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है और ये ईथर है। तो आप पता है सबको कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? एल्कोहल का। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया? एल्कोहल का। एल्कोहल से कम किसका होगा? ईथर का, सॉरी एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड से भी कम किसका होगा? ईथर का। और सबसे कम किसका होगा? एल्केन का। ठीक है, तो ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट का घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम है जो कि आपसे पूछा गया था, आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ऐसा इसमें अब कोई टॉपिक ऐसा कोई खास नहीं है जो स्पेशल आपसे पूछा जाए। आई थिंक आपको ये स्लाइड प्रॉपर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हम लोग बात करते हैं एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गए। एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख लिया, फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख लिया, एल्कोहल और फिनॉल के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको किसकी पढ़नी है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की पढ़नी है। तो बच्चों पहले तो आप देखो ROH ये है। इसमें एल्कोहल की कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें H निकलता है, और जिसमें H निकलता है उसमें जो हमारा एल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ध्यान से समझिएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह या नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। मतलब ऐसी सारी रिएक्शंस जिसमें एल्कोहल का H निकलता है वो न्यूक्लियोफिलिक टाइप की रिएक्शन होंगी, मतलब उसमें एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें पूरा का पूरा OH निकलता है, पूरा का पूरा OH निकलता है। देखो पढ़ा भी होगा आपने, जैसे अपन लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी ROH प्लस PCl5 बराबर क्या हो गया? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। याद आ रही है रिएक्शन? तो आप देखो इसमें पूरा का पूरा OH हट रहा है। तो जिसमें पूरा का पूरा OH हटता है उसमें एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। मतलब एल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। दोनों तरीके से ये बिहेव कर सकता है, और इन दोनों की बेस पर, इन दोनों के आधार पर हम प्रूव करते हैं कि मतलब ऐसी रिएक्शंस को जिसमें केवल एल्कोहल का H निकलता है उसमें हम कहते हैं कि एल्कोहल हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और जिसमें पूरा का पूरा OH निकलता है उसमें हम कहते हैं कि जो एल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने पहली रिएक्शंस पढ़नी है जिसमें H निकलता है, दूसरे टाइप की रिएक्शन पढ़नी है जिसमें OH निकलता है, तीसरे टाइप की रिएक्शन पढ़नी है जिसमें हम एल्किल का इस्तेमाल करेंगे, मीन्स एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा या एरिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, बाकी H और O पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मुख्यतः 3 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की? वे अभिक्रिया जिसमें OH आबंध के टूटने से या विदलन के कारण सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है। ऐसी रिएक्शन बहुत सारी हैं, हमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है आप एक तरफ से देख सकते हो। पहली रिएक्शन है क्षार धातुओं के साथ या सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, दूसरी है ग्रिग्नार्ड के साथ अभिक्रिया, तीसरी है एस्टरीकरण, चौथी है एसिटिलीकरण और पांचवी है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं में आप देखोगे कि एल्कोहल से क्या निकलता है? H निकलता है। एल्कोहल से क्या निकलता है? केवल H निकलता है। उसके बाद दूसरे टाइप की रिएक्शन है, आप देख सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें COH आबंध टूटता है, और जब COH आबंध टूटता है मीन्स OH ग्रुप निकलता है। ऐसी रिएक्शन में आपने पढ़ी हुई है HX के साथ रिएक्शन, PCl3 के साथ PCl5 के साथ अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, ये सब आपने रिएक्शन पढ़ी हुई हैं। और रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं। और इन सभी रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं कि एल्कोहल का OH निकलता है।
और जिसमें एल्कोहल का OH निकलता है वो टाइप नंबर 2, दूसरे टाइप की हमारी रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन की। देखो तीसरे टाइप में क्या होता है, तीसरे टाइप में संपूर्ण एल्केनॉल अणु की अभिक्रिया होती है, मतलब H, OH और R सब कुछ एक दूसरे से कोई भी पार्टिसिपेट करे, मतलब बेढंगी टाइप की रिएक्शन होती है, कोई स्पेशल टाइप रिएक्शन नहीं है जिसमें H निकले, जिसमें OH निकले या जिसमें R पार्टिसिपेट करे। पूरा का पूरा एल्कोहल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, वो थर्ड टाइप की रिएक्शंस हैं। इसमें हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन कास्टिक सोडा जिसको हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं उसके पढ़ेंगे, निर्जलीकरण है, ऑक्सीकरण है, विहाइड्रोजनीकरण है। इतनी टाइप की रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है। बच्चों ये एक हल्का सा ब्रीफ है, हम एक एक करके देख रहे हैं, तो इन सब रिएक्शंस पे बात करेंगे। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि एल्कोहल की कितनी टाइप की रिएक्शंस होती हैं तो आप कहोगे कि एल्कोहल की वो अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल का केवल H हटता है, OH वाला O और H बॉन्ड टूटेगा और H निकलेगा। दूसरी वो रिएक्शन होती है जिसमें C और O बॉन्ड टूटता है, मतलब पूरा का पूरा OH ग्रुप निकलता है। तीसरी वो अभिक्रिया जिसमें पूरा का पूरा एल्कोहल पार्टिसिपेट करता है और वो होती है थर्ड टाइप की रिएक्शन जो कि आप देख रहे हो। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की 3 टाइप की रिएक्शन है। इसके बाद अगर हम देखें तो एल्कोहल की कुछ और रिएक्शंस भी होती हैं। वो कुछ और अभिक्रियाएं कौन सी हैं? डाइएज़ोमीथेन से अभिक्रिया, एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया, एल्डिहाइड कीटोन के साथ अभिक्रिया, कीटीन के साथ अभिक्रिया, आइसोसाइनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया और फेंटन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। बट इनमें से हम रिएक्शन डिस्कस नहीं करेंगे, ये पूछी नहीं जाती हैं। तो हम लोगों को केवल 3 ही टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है, एक जिसमें H निकलता है, दूसरा जिसमें OH निकलता है और तीसरा जिसमें पूरा का पूरा एल्कोहल इन्वॉल्व होता है। स्पेशल टाइप की रिएक्शंस आपको नहीं पूछी जाती हैं, ना ही आपके NCERT वगैरह में दी हुई हैं। इन रिएक्शंस को ज़बरदस्ती पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर 2 बातें जो अभी अभी हमने बोली हैं उसको बड़े सरल तरीके से यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी है। आप ध्यान से नोट्स को देखो, ध्यान से स्लाइड्स को देखो, इसमें आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वरना ये डाउट्स आपके लाइफ लॉन्ग बने रहेंगे और आप गलती करते रहोगे। हम आपसे पूछें कि एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, एल्कोहल नाभिक स्नेही या नाभिक रागी की तरह बिहेव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपका आंसर है कि दोनों की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। बट शर्त केवल इतनी सी है कि जब न्यूक्लियोफाइल की तरह वो बिहेव करेगा तो एल्कोहल में से केवल H निकलेगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब बिहेव करेगा तो पूरा का पूरा OH निकल जाएगा। कैसे? वही चीज़ दिखाई गई है। पहले देखो, एक एक करके पॉइंट वाइज देखते चलो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है, एल्कोहल नाभिक स्नेही या नाभिक रागी, इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल, एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रोफाइल दोनों के रूप में अभिक्रिया करता है, मतलब दोनों की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है उसके लिए समरी लिखी हुई है। जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की रूप में अभिक्रिया करता है तो OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, मतलब H निकलेगा। एल्कोहल का O और H का बॉन्ड टूटेगा और केवल H निकलेगा। ध्यान रखना है कि अगर एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कंफर्म बात है कि OH का बॉन्ड टूटेगा और H निकलेगा। कैसे? आप चेक कर सकते हो। ये हमारे पास एल्कोहल है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा और करता भी है। एल्कोहल में जो O होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच होता है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले सेंटर पर अटैक करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पर, और इस तरह से अटैक के बाद हम क्या देखते हैं कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमको मिलता हुआ दिखता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है जो कि इसे अनस्टेबल बनाता है। इस अनस्टेबल को दोबारा से स्टेबल करने के लिए ये H बॉन्ड हट जाता है, और H बॉन्ड के हटने के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आप खुद से सोचो कि अगर एल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल बनना पड़े तो एट लास्ट इसको कुर्बानी देनी पड़ती है किसकी? H प्लस की। तो आपने क्या देखा कि जब कभी भी एल्कोहल की ऐसी रिएक्शन आपको दिखाई दे जिसमें एल्कोहल का H निकल रहा है, तो वहां आप समझ लीजिएगा कि एल्कोहल ने हो ना हो
नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया होगा। ये चीज लिखी हुई है। अब देख सकते हो आप यहां पर, ये हमारे पास एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई। ये हमारे पास एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई। आप देखो कि जो एल्कोहल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जिसकी वजह से एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता था, उसने अटैक कर दिया कहां पर? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर, जो कि डेवलप हुआ था सी और ओ बॉन्ड के टूटने की वजह से। सी और ओ बॉन्ड टूटने की वजह से इस कार्बन पर प्लस चार्ज आया था, और प्लस चार्ज आने की वजह से लोन पेयर का अटैक हुआ। अटैक होने के बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमको मिला, और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में दोबारा से एक लीविंग ग्रुप हटेगा, जो लीविंग ग्रुप होता है Cl, ये हटेगा, ये बॉन्ड डेवलप होगा, और यहां से ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए साथ में क्या हटेगा? H। तो आप देखोगे कि HCl यहां से ओवरऑल निकल गया और हमको एस्टर मिल गया। ध्यान से समझना बच्चों, क्या मिल गया? एस्टर मिल गया। तो आपने क्या देखा कि एल्कोहल ने एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी और हमको एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। इस पूरी रिएक्शन में एल्कोहल ने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर प्रदर्शित हुई, और एट लास्ट हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन के बाद रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हुई, और एट लास्ट हम लोगों को एस्टर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा, जिस एस्टर का नाम है एथिल एसीटेट। तो इसमें आपने एल्कोहल नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। इस रिएक्शन में हमने देखा कि एल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। आगे लिखा है, जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही या इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल के रूप में व्यवहार करता है, तो सी और ओ का बॉन्ड टूटता है। ध्यान रखना, सी और ओ का बॉन्ड टूटता है मीन्स पूरा का पूरा OH निकलता है। जब पूरा का पूरा OH निकलेगा तब हम कहेंगे कि जो हमारा एल्कोहल है वो व्यवहार कर रहा है किसका? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने HBr से कराई। HBr से कराने में क्या होगा? पहले एल्कोहल H+ के साथ अटैक करेगा, OH2+ बनेगा, ये बेटर इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये बॉन्ड टूटेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो एल्कोहल है, अगर उस पर हम HBr की रिएक्शन करा दें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन करा दें, तो इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जो HBr का जो H है, पहले वो इस एल्कोहल को प्रोटोनेशन कराएगा, जिससे OH2+ बनेगा, और OH2+ की वजह से कार्बोकैटायन बनेगा, इस पर Br- का अटैक होगा, और फाइनली हमको एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ दिख रहा है। इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि ओवरऑल जो बना, उस बनने में पूरा का पूरा OH बॉन्ड टूटा है। तो इसका मतलब जो हमारा एल्कोहल है वो अब व्यवहार करेगा किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो बच्चों ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है? ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग आगे की कुछ रिएक्शंस पर बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझना, समझने वाली बात क्या है, इसमें क्या चीज देखनी है कि हमारे पास जो एल्कोहल हैं वो 3 तरह के हैं। एक है प्राइमरी एल्कोहल, एक है सेकेंडरी एल्कोहल, और एक है टर्शरी एल्कोहल। अब एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है, वो अलग अलग होती है। प्राइमरी एल्कोहल कम क्रियाशील है या ज्यादा क्रियाशील है, सेकेंडरी ज्यादा क्रियाशील है कम क्रियाशील है, इसी तरह से टर्शरी ज्यादा क्रियाशील है कम क्रियाशील है। यह डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप की है। आपको याद रखना है कि अगर एल्कोहल की उन रिएक्शन पर बात करी जा रही है जिसमें O और H का बॉन्ड टूटता है, ध्यान से समझना, अगर O और H का बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो क्रियाशीलता का जो क्रम होगा
वो 1 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होगा, 2 डिग्री कम क्रियाशील होगा, सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? 3 डिग्री। अगर एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होगा, कौन सा एल्कोहल कम क्रियाशील होगा, तो आप थोड़ा सा देख लें कि हमारी रिएक्शन किस टाइप की है। अगर एल्कोहल में O और H का बॉन्ड टूट रहा होगा तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3। और अगर हमारा एल्कोहल ऐसा हो जिसमें पूरा का पूरा OH निकल रहा हो, ये पूरा का पूरा OH निकल रहा हो, तो जो हमारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो होगा 3 2 1। मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर कौन होगा? 1 डिग्री। तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी हमेशा एक जैसी नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि एल्कोहल किस तरह की रिएक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। अगर एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, या कहें तो एल्कोहल की ऐसी रिएक्शन प्रदर्शित हो रही है जिसमें O और H का बॉन्ड टूट रहा है, तो वहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और अगर एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, या कहें तो एल्कोहल की ऐसी रिएक्शन दिख रही है जिसमें पूरा का पूरा OH ग्रुप निकल रहा है, तो वहाँ पर जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इस तरह से इनकी जो क्रियाशीलता का जो क्रम है वो आप दिमाग में रख सकते हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वे अभिक्रियाएं जिसमें एल्कोहल का OH आबंध टूटता है और H परमाणु विस्थापित हो जाता है। उस समय क्रियाशीलता का क्रम क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा क्रियाशील 1 डिग्री है, उसके बाद नंबर 2 डिग्री का है, और सबसे कम क्रियाशील कौन है? 3 डिग्री। इस तरह से हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, या इसकी क्रियाशीलता को और ज़्यादा कैसे क्लैरिफाई करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये चीज़ें आपको ना तो मिलेंगी आसानी से, ढूंढने पर ना तो मिलती हैं और ना आप कर पाते हो। बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो 2 तरह की बॉन्ड है। एक बॉन्ड है O और H का, ये एक बॉन्ड है, ये एक तरह का बॉन्ड है। O और H का बॉन्ड ये एक तरह का बॉन्ड है। और जो दूसरा बॉन्ड है जिसको मैं ग्रीन पेन से दिखा दे रहा हूं, बॉन्ड है C और O के बीच में, ये दूसरे तरह का। 2 तरह के बॉन्ड है, एक बॉन्ड है O और H वाला, और दूसरा बॉन्ड है C और O वाला। 2 तरह के बॉन्ड है, C और O के बीच का बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड है O और H के बीच का बॉन्ड। आपको याद क्या रखना है कि ये दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं? अपोजिट। ये दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं? अपोजिट नेचर के होते हैं। मतलब अगर इसकी पोलैरिटी ज्यादा है तो इसकी पोलैरिटी कम होगी। इसको तोड़ने में अगर कम ऊर्जा लग रही है तो इसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। मैटर समझ गए ना? आपको हम एक फैक्ट याद करवा रहे हैं कि हमारे एल्कोहल में हमें 2 तरह की रिएक्शंस पढ़नी है। एक रिएक्शन पढ़नी है जिसमें O और H का बॉन्ड तोड़ना है, और दूसरी रिएक्शन पढ़नी है जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ जो O और H के बीच में बॉन्ड है उसका जो नेचर है वो C और O के बीच के नेचर का क्या होता है? अपोजिट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, अब अगर हम इस एल्कोहल में देखें तो 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, और 3 एल्किल ग्रुप लगे होने की वजह से ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इस बॉन्ड के पोलराइजेशन से, इस बॉन्ड के ध्रुवण से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा। इस प्लस चार्ज को एल्किल ग्रुप ने मिनिमाइज कर दिया। क्यों? एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन के प्लस चार्ज को मिनिमाइज कर दिया, और मिनिमाइज करने की वजह से स्टेबिलिटी आ गई, और स्टेबिलिटी आने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर नेचर का होने लगेगा। ठीक है, आप केवल इतनी सी बात समझो कि अगर एल्किल ग्रुप आ गए, यहां कितने एल्किल ग्रुप हैं? 2 एल्किल ग्रुप हैं। यहां कितने एल्किल ग्रुप हैं? 3 एल्किल ग्रुप हैं। यहां कितने हैं? 2। और यहां कितना एल्किल ग्रुप है? 1। तो जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे, C और O के बीच का जो बॉन्ड है वो उतना ज्यादा पोलर होगा। ये बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा पोलर। तो ये बॉन्ड क्या होगा? कम पोलर। इस बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगेगी? कम एनर्जी।
और इस बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगेगी, ज़्यादा एनर्जी। ध्यान से समझना, अगर बॉन्ड पोलर होता है, अधिक पोलर होता है, तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है। अगर बॉन्ड कम पोलर होता है तो उसको बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। मतलब जो पोलरिटी है और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ऑपोजिट होती है। तो आप यहाँ देखो, तीन तीन एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, देखा 3R उपस्थित, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं 2R उपस्थित, यहाँ 1 L लगा हुआ है 1R उपस्थित। इससे क्या होगा, CO बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होगी, CO बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा क्योंकि तीन तीन एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस चार्ज को बैलेंस कर देगा। तो CO बॉन्ड की पोलरिटी क्या होती है, ज्यादा। और आपको अभी बताया जिसकी पोलरिटी ज्यादा है उसे तोड़ना आसान होता है। तो CO आबंध को तोड़ना क्या होता है, सरल। जब C और O आबंध टूटेगा तो बताओ 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होंगे किन में, उन रिएक्शंस में जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड टूटता है। OH आबंध की जो पोलरिटी है वो कम होगी क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये इसका अपोजिट होता है। अगर ये ज्यादा पोलर है तो ऑब्वियस सी बात है ये कम पोलर होगा, इसकी पोलरिटी कम होगी, और जब पोलरिटी कम होगी इसको तोड़ना कठिन होगा। तो ऐसी रिएक्शंस में जिसमें O और H का बॉन्ड टूटता है उसमें 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो कम क्रियाशीलता को दिखाएगा। इसके बाद 2 डिग्री तो बीच में रहेगा और 1 डिग्री में इसका अपोजिट इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आ गई है तो ठीक है, और यदि नहीं आई है तो आप 3 बातें बिल्कुल मोटी मोटी याद कर जाओ। पहली बात यह है कि अल्कोहल नाभिक स्नेही या कहें तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह व्यवहार करता है। न्यूक्लियोफाइल जब भी व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह जब भी बिहेव करेगा, वहां पर हम देखेंगे कि अल्कोहल का केवल H टूटता है, OH वाला बॉन्ड टूट जाएगा और H निकल जाएगा। और जब भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा पूरा का पूरा OH ग्रुप अलग होगा, पूरा का पूरा OH हटेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, केवल H हट रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। एक बात तो समझ में आ गई। अब जब हम रिएक्शंस की बात करेंगे तो रिएक्शंस में डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स होंगे, डिफरेंट तरह की रिएक्टिविटी को शो करेंगे। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ इस रिएक्शन में कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा अल्कोहल कम रिएक्टिव है। अल्कोहल की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाओ या इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाओ। तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी को जब हमें एक्सप्लेन करना होता है तो वहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि अल्कोहल किस टाइप की रिएक्शन को शो कर रहा है। क्या अल्कोहल में H निकल रहा है या अल्कोहल में पूरा का पूरा OH निकल रहा है। अगर केवल H निकल रहा है तो वहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी कम रिएक्टिव है, टर्सरी उससे भी कम रिएक्टिव है। और जिसमें पूरा का पूरा OH निकल रहा है वहाँ पर टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी कम रिएक्टिव है और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव है। ये फैक्ट है, इसको आप याद कर जाए। रीज़न हमने बताने की कोशिश करी है। अगर आपको रीजन में कोई समस्या हो तो आप पूछिए, और समस्या ना हो तो आप रीज़न के साथ फैक्ट को याद रखिए। और अगर रीज़न याद नहीं होता है तो आप सीधा फैक्ट याद रखिए, उससे भी आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम लोगों को कुछ बात करनी है किसकी, कि OH बॉन्ड जो टूटता है वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड टूटता है। OH बॉन्ड को तोड़ने वाली वो कौन सी अभिक्रियाएं जिस पर हमें बात करनी है। तो उन रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। ध्यान से समझना, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। बच्चों आपको याद रखना है कि अल्कोहल जो है वो वाटर से भी वीक एसिड होता है। वाटर तो थोड़ा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, वाटर से भी वीक एसिड अगर होता है तो वो अल्कोहल होता है। और क्यों होता है तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो। ये मान लो अल्कोहल है और ये मान लो वाटर है। अगर इसमें से H निकल गया, H+ निकल गया तो बताओ क्या बना, कहोगे एल्कोक्साइड आयन। और यहाँ से H निकल गया तो बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। अब बताओ ये जो एल्कोक्साइड आयन बन गया इसमें जो एल्किल ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट शो करेगा। और +I इफेक्ट शो करने की वजह से इसमें जो माइनस चार्ज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और माइनस चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट मीन्स अनस्टेबिलिटी आएगी। तो ये अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू OH-। तो कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा तो अल्कोहल H+ डोनेट नहीं करेगा। दैट मीन्स जो अल्कोहल है वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। इवन अल्कोहल वाटर से भी वीक एसिड होता है। इसमें एक्सेप्शन मैथिल अल्कोहल का है। मैथिल अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बाकी सारे अल्कोहल्स जो होते हैं वो वाटर से भी वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अल्कोहल की या किसी भी एसिड की
स्ट्रेंथ को बताने के लिए जिस टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं के ए, या फिर एक दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं पी के ए। तो के ए की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, के ए का वैल्यू अगर कम है तो पी के ए ज़्यादा है। मतलब पी के ए और के ए एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर के ए का मान ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली पी के ए कम आएगा, और पी के ए का मान अगर कम आ रहा है तो डेफिनेटली पी के ए का मान क्या आएगा, ज़्यादा है। मतलब के ए का मान और पी के ए का मान एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है। आप इसको एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे हमारे पास 4 एसिड हैं, HA, HB, HC और HD। हमारे पास 4 एसिड हैं। हमारे लिए के ए का मान दिया हुआ है, HA के लिए दिया है 1 इंटू 10⁻³ HB के लिए दिया है 1 इंटू 10⁻⁻⁴, HC के लिए दिया है 1 इंटू 10⁻⁻⁵, और HD के लिए दिया है 1 इंटू 10⁻⁻�6। 4 एसिड, चारों एसिड के लिए के ए का वैल्यू दिया हुआ है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों याद रखो, एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखना है आपको। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, के ए के। अगर के ए का वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, के ए का वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो आप लोग यहाँ पर खुद से सोचें कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो कहोगे HA की, क्योंकि HA के लिए के ए का वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, HA की, उसके बाद HB की, उसके बाद HC की, और उसके बाद HD की। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। समझ में आ गया। अब एक टर्म होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं pKa। इसका फॉर्मूला होता है -log Ka। मतलब अगर Ka दिया है तो हम pKa निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना होगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa के। अब आप पहले pKa निकाल के देखो, हमें क्या निकालना है, pKa। बताओ कितना हो जाएगा, -log 10⁻³ सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3। -log 10⁻⁴ सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4। -log 10⁻⁵ सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5। और यहाँ -log 10⁻⁻6 सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6। तो आप खुद से देखो, यहाँ Ka का वैल्यू ज़्यादा था, pKa का वैल्यू कम आ गया। यहाँ Ka का वैल्यू कम था, pKa का वैल्यू बढ़ गया। यहाँ पर Ka का वैल्यू और कम था, pKa और बढ़ गया। यहाँ Ka का वैल्यू सबसे कम था, यहाँ pKa का वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गया। मतलब जो pKa है वो Ka के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर Ka कम है तो pKa ज़्यादा है। तो आप बताओ, अगर हम स्ट्रेंथ पूछे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ये ना दिया होता, हमको केवल Ka दिया होता, तो हम कहते Ka का मान, सॉरी pKa का मान सबसे ज़्यादा जिसके लिए है, सबसे ज़्यादा जिसके लिए है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। देखो pKa का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, HD। उससे ज़्यादा कौन होगा, HC। उससे ज़्यादा कौन होगा, HB। और उससे ज़्यादा कौन होगा, HA। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे करते हैं, तो बच्चों याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले Ka का इस्तेमाल करते हैं। अगर Ka का इस्तेमाल करने पर हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होती है, मतलब Ka नहीं दिया होता है, तो फिर हम उसकी जगह पर pKa के साथ देखते हैं, pKa को देखते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। अगर Ka का वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। उसी तरह से pKa का वैल्यू अगर कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। Ka और pKa आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप शो करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है।
आपको बता दें कि जो एल्कोहल होता है वो ब्रोंस्टेड एसिड होता है, ब्रोंस्टेड बेस होता है और लुईस बेस होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रोंस्टेड एसिड भी है। ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब है ये H+ डोनेट भी करता है, ब्रोंस्टेड बेस भी है, मीन्स ये H+ को गेन भी करता है, और लुईस एसिड है, लुईस बेस है, क्योंकि ये इसमें जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं वो गिव अप हो जाते हैं। तो जो H+ देता है वो ब्रोंस्टेड एसिड है, जो H+ लेता है वो ब्रोंस्टेड बेस है, और जो लोन पेयर को गिव अप करता है वो लुईस बेस है। तो हमारा जो एल्कोहल होता है वो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव करता है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव करता है, और लुईस बेस की तरह भी बिहेव करता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो करती हैं। फिलहाल ये हमारा एल्कोहल है, Ka इसके डिसोसिएशन को दिखाता है और ये टूटने के बाद जो RO- बनता है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, और साथ में मिलता है H+। आप देखो, याद रखो, Ka का वैल्यू ज़्यादा है तो अम्लीयता ज़्यादा है। Pka का सूत्र होता है -log Ka। Pka का वैल्यू और Ka का वैल्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज़ अगर Pka का वैल्यू कम है तो अम्लीयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और प्रैक्टिकली जब हम लोगों ने Pka की वैल्यू पता करी तो सबसे मेथिल एल्कोहल के लिए इतनी आई, H2O के लिए इतनी आई, एथिल एल्कोहल के लिए इतनी आई, और आइसोप्रोपेल एल्कोहल के लिए इतनी आई, जब टर्सरी ब्यूटेल के लिए इतनी आई। तो जब हमें Pka की वैल्यू हमने प्रैक्टिकली निकाल ली तो आप बताओ इनका जो क्रम होगा वो कैसा होगा। मेथिल एल्कोहल थोड़ा सा ज़्यादा अम्लीय होता है, हमने आपको फिर बताया, अपवाद होता है इसमें। मेथिल एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके बाद नंबर आता है H2O का, फिर सबसे दुर्बल अम्ल प्राइमरी, और उससे भी दुर्बल सेकेंडरी, और सबसे कमज़ोर अम्ल कौन सा होगा, टर्सरी एल्कोहल होगा। वैसे भी आप जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ जब होती है तो हम उस एसिड के बारे में बात करते हैं, और एसिड का मतलब है जो H+ देता है, मतलब उस रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, उस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें OH का बॉन्ड टूटता है और H निकलता है। आप बताओ जिसमें H निकलता है उसमें रिएक्टिविटी किसकी थी, प्राइमरी एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव था, सेकेंडरी कम रिएक्टिव था, टर्सरी और कम रिएक्टिव था। तो प्राइमरी ज़्यादा एसिडिक होगा, सेकेंडरी उससे कमज़ोर एसिड होगा, और टर्सरी उससे भी कमज़ोर होगा। और एल्कोहल तो वैसे भी कमज़ोर एसिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो वाटर से भी दुर्बल एसिड ये हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। मगर वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है, मेथिल एल्कोहल, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शनल बिहेवियर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी अगर एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो उसका ऑपोजिट नेचर का होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस कॉन्जुगेट वीक होगा, अगर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप बताओ मेथिल एल्कोहल क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसका कॉन्जुगेट बेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और इसका कॉन्जुगेट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह से कॉन्जुगेट बेस का भी क्रम आपसे पूछ सकता है, एल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का भी क्रम आपसे पूछ सकता है। और जो बात मैंने आपको बताई थी वो भी लिखी हुई है कि जो एल्कोहल है वो ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस और लुईस बेस तीनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्यों? ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब जो H+ दे, ब्रोंस्टेड बेस का मतलब जो H+ ले, और लुईस बेस का मतलब जो लोन पेयर को गिव अप करता है उसको बोलते हैं लुईस बेस। तो ये तीनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसको भी आप फैक्ट के तौर पर याद रखिए। अब बच्चों कुछ और हमारे सेगमेंट्स हैं, और उन सब सेगमेंट्स पर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए रह गई हैं, उन सारी बातों पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।